नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज मैं आप सभी के लिए एक और सच्ची और बेहद डरावनी कहानी लेकर आ गया हूँ। ये कहानी हमें भेजी है अर्चना सिंह जी ने। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। आज ही विमल ने एक बंगला खरीदा है। माँ, बेटी और पत्नी को लेकर शिफ्ट होना है। पंडित जी को बुलाना है गृह प्रवेश की पूजा के लिए, लेकिन अचानक पंडित जी की तबीयत खराब हो जाती है। विमल बोला, माँ अब क्या किया जाए? पंडित जी तो पूजा करने आई नहीं तो घर के अंदर कैसे चला जाएगा? वैसे तो ये शुभ अशुभ भूत पिशाच मैं मानता नहीं हूँ, लेकिन आपकी जिद की वजह से मैं ये सब कर रहा हूँ। अब आप ही बताइए क्या किया जाए, कैसे गृह प्रवेश कराया जाएगा? माँ बोली, ऐसा करो बेटा, गायत्री मंत्र पढ़कर एक नारियल फोड़ दो, तब घर के अंदर चलते हैं। फिर किसी दूसरे दिन किसी और पंडित जी को बुलाकर गृह प्रवेश करा लेंगे। धानी बोली, हाँ विमल, माँ ठीक कह रही है, अभी के लिए इतना तो संभव हो ही सकता है। विमल की पत्नी कहती है। विमल बोला, जैसे आप लोगों को ठीक लगे, वैसे भी आप दोनों सास बहू की ही चलती है, मेरी कौन सुनता है। विमल गायत्री मंत्र पढ़कर जैसे ही नारियल को द्वार के ऊपर पटकता है, नारियल छिटक के गेट से दूर जाकर सड़क पर गिर जाता है, पर टूटता नहीं है। नेहा, जो विमल की बेटी है, दौड़ के जाती है नारियल को उठाकर लाने के लिए। तब तक सामने से आ रही गाड़ी के नीचे नारियल आ जाता है और नारियल वहीं सड़क पर ही टूट जाता है। ये सब देखकर विमल की माँ कहती है, बेटा ये तो बहुत अशुभ संकेत है। जो नारियल दरवाजे पर टूटना चाहिए था वो सड़क पर जाकर गिर के टूट गया। विमल बोला, माँ आप ये कैसी बात कर रही हैं? ये नारियल के टूटने या ना टूटने से शुभ अशुभ थोड़ी होता है। अरे इंसान जहाँ रहता है वो जगह पावन हो जाती है। हम भी किस जमाने में जी रहे हैं? एक नारियल के टूटने ना टूटने से क्या फर्क पड़ने वाला है? आइए चलते हैं, अंदर चलते हैं। माँ बोली, रुको, भगवान की तस्वीर लेकर अंदर पहले मैं चलूंगी, उसके बाद पीछे से तुम लोग आ जाओगे। माँ जैसे ही तस्वीर उठाती है तभी नेहा आके अपनी दादी से टकरा जाती है और भगवान की तस्वीर वो वहीं दरवाजे पर गिरकर टूट जाती है। अब तो विमल की माँ को और डर लगने लगता है। वो कहती है, बेटा मुझे लगता है ये घर बहुत मनहूस है। पहले दिन ही इतने सारे अशुभ संकेत एक साथ, मुझे तो ये घर कुछ ठीक नहीं लग रहा है। विमल बोला, क्या कह रही हो माँ? नेहा एक छोटी सी बच्ची है, दौड़ के आई है, आपसे टकरा गई, इसलिए भगवान की तस्वीर गिरकर टूट गई है। इसमें शुभ अशुभ जैसी कुछ भी नहीं है। धानी बोली, नहीं विमल, अब तो मुझे भी डर लग रहा है। माँ की बात मुझे भी ठीक लग रही है। विमल बोला, अब ये बताओ, अचानक हम सभी कहाँ जाकर रहेंगे? अब जो भी है इसी घर में रहना होगा। जल्दी ही पंडित जी ठीक हो जाएंगे तो उन्हें बुलाकर हम पूजा पाठ करवा लेंगे, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए माँ, आप झूठ मूठ में परेशान हो रही हैं, मुझे ऑफिस भी जाना है। और सभी घर के अंदर आ जाते हैं। साथ में लाया हुआ नाश्ता साथ बैठकर करते हैं। उसके बाद विमल ऑफिस के लिए तैयार होकर निकल जाता है। लगभग 2 महीने से विमल का ट्रांसफ़र शिमला में हो गया था। ऑफिस के काम में बहुत बिजी रहने की वजह से एक किराए का मकान भी नहीं ले पा रहा था। एक दिन वर्कर ने कहा कि साहब, जैसा घर आपको चाहिए किराए पर तो नहीं मिल रहा है। हाँ, खरीदना चाहते हैं तो एक बंगला बिकाऊ है, चलकर देख लीजिए, अच्छा लगेगा तो खरीद लीजिएगा। विमल सोचता है, चलकर देख लेने में क्या हर्ज है, शायद बंगला पसंद ही आ जाए।
जब बिमल बंगला देखता है तो उसे पसंद आ जाता है। बिमल वर्कर से कहता है कि बंगले के ओनर से बात करो, अगर बात बन जाती है तो मैं ये बंगला खरीद लूँगा। वर्कर ओनर से बात करके विमल को सारी डिटेल दे देता है। विमल को बंगला तो पसंद था ही, बजट में भी था, तो उसकी खुशी का ठिकाना न था। कुछ पैसे बैंक में पहले से पड़े थे, जो कम पड़ रहे थे वो कंपनी के पीएफ से निकालकर ये बंगला खरीद लेता है। बंगले की असली ओनर 3-4 साल पहले ही कहीं चली गई हैं। उनका दिमागी संतुलन कुछ ठीक नहीं रहता था। तब से ही ये बंगला यूं ही खाली पड़ा है। अब उनके पति मिस्टर आनंद इस बंगले को बेचना चाहते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए अभी तक घर वापस नहीं आई। इतना बड़ा और खूबसूरत बंगला इतने कम दामों में बिमल थोड़ा भी देर नहीं करना चाहता था, इसलिए पीएफ निकाल के उसने ये बंगला खरीद लिया। बिमल की पूरी फैमिली आकर यहाँ पर शिफ्ट होने वाली है। ये जानकर वर्कर ने कुछ मजदूरों को लगाकर बंगले की साफ सफाई करवा दी, जिसमें बिमल, उसकी माँ, पत्नी और बेटी रहने के लिए आ रहे हैं। बिमल आज ऑफिस पहुंचता है तो आज बहुत देर हो चुकी है। सीधा बॉस के कैबिन में चला जाता है और कहता है, सॉरी सर, आज आने में थोड़ा देर हो गई। बिमल बोलता है, आज ही मैंने अपनी फैमिली वालों को अपने शहर से बुलाकर यहाँ एक बंगले में शिफ्ट किया है, इसलिए थोड़ी देर हो गई है। बॉस बोले, देखो बिमल, तुम जानते हो मुझे कि मैं टाइम का कितना पाबंद हूँ, और वही पाबंदी मैं अपने वर्कर में भी चाहता हूँ। बिमल बोला, यस सर, आगे से ध्यान रखूँगा, कहकर अपने केबिन की तरफ बढ़ जाता है। धानी किचन का सामान सेट करने में लगी है। माँ भी अपने कान्हा जी और बाकी देवताओं की तस्वीर मंदिर में लगाने की तैयारी में लगी हैं, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तस्वीरों को किस तरीके से लगाएं, इसलिए सारी तस्वीर को इकट्ठा करके रख देती हैं और धानी से कहती हैं कि धानी बेटा, जब बिमल आएगा तो मंदिर की सारी तस्वीर सेट करवा लेना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। धानी बोली, जी माँ, आप टेंशन मत लीजिए, बिमल आएंगे तो मैं सब सेट करवा लूँगी, आप तब तक आराम कर लीजिए, थक गई होंगी। बिमल की माँ अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती हैं। जैसे ही एक झपकी आती है, ऐसा लगता है कोई उनका पैर पकड़कर खींचकर बिस्तर से नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है। माँ जी अचानक से उठकर बैठ जाती हैं। आसपास देखती हैं तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो सोचती हैं शायद ये मेरा वहम है। भला इस भरी दोपहरी में कौन यहाँ आ सकता है? चलो धानी से ही पूछ लेती हूँ, शायद उसे कोई काम रहा होगा और उसी ने मेरा पैर पकड़कर खींचा हो। वो तो अक्सर ऐसे ही काम करती रहती है। माँ बोली, धानी बेटा, अभी तुम मेरे कमरे में आई थी क्या? धानी बोली, नहीं तो माँ, मैं तो कब से अपने काम में उलझी पड़ी हूँ, अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कैसे सेट करूं। क्यों, कुछ हुआ है क्या? माँ बोली, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ बैठी, मुझे लगा शायद तुम मेरे कमरे में आई थी। चलो अब मैं भी उठ गई हूँ तो सोच रही हूँ क्यों ना मंदिर ही सेट कर लूँ। धानी बोली, ठीक है माँ, मैं तब तक दूसरा कमरा निपटा ले रही हूँ, आप धीरे धीरे सेट कीजिए, तब तक बिमल भी आ जाएंगे, आपकी मदद कर देंगे। फिर दोनों अपने अपने कामों में लग जाती हैं। शाम हो गई है तो धानी सोचती है जाके मार्केट से सब्जी और कुछ ज़रूरत का सामान ले आऊं, और फिर माँ को बताकर मार्केट के लिए निकल जाती है। रास्ते में उसके पास में ही रहने वाली पड़ोसन मिस्टर जैसी मिल जाती हैं। मिस्टर जैसी बोली, आप इस कॉलोनी में नई आई हैं क्या? धानी बोली, हाँ, हम वो खाली पड़े बंगले में आज ही शिफ्ट हुए हैं। मिस्टर जैसी बोली, शायद रेंट पर लिया है। धानी बोली, नहीं, खरीद लिया है। फिर मिस्टर जैसी कुछ नहीं बोलती और आगे निकल जाती हैं। धानी सोचती है इनको ऐसी क्या जलन हो गई कि आगे कुछ
बोला ही नहीं। चलो मुझे क्या, जो बोलना होगा खुद ही बोलेंगे। और मार्केट से सामान लेकर घर चली जाती है। घर आती है तो विमल भी घर आ चुका है। उसे चाय नाश्ता देती है और कहती है कि आप माँ के साथ मिलकर घर का मंदिर सेट कर लीजिए। विमल नाश्ता करके माँ के साथ मंदिर सेट करने लगता है, पर दीवार में जब भी कील ठोकने की कोशिश करता है, कील अंदर नहीं घुसती है। थक हार कर कील को नीचे रख देता है और कहता है, माँ कल मैं नई ड्रिल मशीन खरीद के लाऊंगा तो दीवार में छेद कर दूंगा। माँ बोली, अरे नई लाने की क्या जरूरत है, तू अभी जाकर किराए पर ले आ, आज की पूजा मैं कैसे करूंगी। ठीक है माँ, आप इंतजार कीजिए, मैं बाजार जाकर भाड़े पर ड्रिल मशीन लेकर आता हूँ, या फिर मिले तो किसी आदमी को लेकर जाता हूँ, वो दीवार में छेद कर देगा। इतना कहकर विमल मार्केट की तरफ चला जाता है। थोड़ी देर में एक आदमी को साथ लेकर आता है और कहता है, दीवार पर फोटो लगानी है भगवान की, तो ड्रिल मशीन से छेद करके कील गाड़ दो। आदमी जैसे ही दीवार में छेद करने लगता है, दीवार के अंदर से खून निकलने लगता है। आदमी डर जाता है और चिल्लाने लगता है, साहब ये देखिए, दीवार से खून निकल रहा है, मैं इस दीवार में छेद नहीं करूँगा। और डर के घर से वो भाग जाता है। विमल को भी बड़ा आश्चर्य होता है कि भला दीवार के अंदर से खून कैसे निकलने लगा, ऐसा क्या है इस दीवार के अंदर। अब तो विमल की माँ भी डर जाती है और कहती है कि विमल तू तुरंत जा और पंडित जी को लेकर आ, नहीं तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। मुझे इस घर में कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे पता नहीं क्यों पहले से ही ऐसा आभास हो रहा था ये घर ठीक नहीं है, पर तेरी जिद की वजह से मुझे अंदर जाना पड़ा। पर अब बिना पंडित जी को दिखाए मैं और बहू इस घर में नहीं रहेंगे। माँ के कहने पर दूसरे दिन सुबह ही विमल पंडित जी को बुला लाता है। पंडित जी घर में ध्यान लगाकर गंगा जल छिड़कते हैं तो घर में एक अदृश्य आत्मा का होने का एहसास होता है। फिर से ध्यान लगाते हैं तो पता चलता है कि कोई आत्मा है जो बहुत दुखी है और कुछ कहना चाहती है। पंडित जी कहते हैं, पहले आसपास के लोगों से पता करिए कि यहाँ कौन रहता था और कहाँ गया। पंडित जी की बात सुनकर धानी को मिस्टर जैसी याद आ जाती है। वो विमल को मिस्टर जैसी से हुई मुलाकात के बारे में बताती हैं और कहती हैं कि शायद उन्हें इस बारे में सब पता हो। कल सुबह ही पंडित जी को लेकर उनसे मिलाना चाहते हैं। रात जैसे तैसे डरकर ही गुजारते हैं। सुबह विमल पंडित जी को भी फोन कर बुला लेता है। विमल, धानी और पंडित जी तीनों ही मिस्टर जैसी के घर पहुंचते हैं। धानी डोरबेल बजाती है तो मिस्टर जैसी आकर दरवाज़ा खोलती हैं। मिस्टर जैसी बोली, कहिए किससे मिलना है आप लोगों को। धानी बोली, वो मिस्टर जैसी जी से। मिस्टर जैसी बोले, जी आइए, अंदर आ जाइए। जैसी जी अभी पूजा कर रहे हैं, अभी मैं उन्हें बुला लाती हूँ। विमल बोला, कोई बात नहीं, आराम से पूजा कर लेने दीजिए, हम तब तक बैठते हैं। मिसेस जैसी अंदर चली जाती हैं। थोड़ी ही देर में मिस्टर जैसी अपनी पूजा खत्म कर बाहर आते हैं। बाहर धानी को देखते हैं तो कहते हैं, मैं जानता था आप जल्दी ही मुझसे मिलने जरूर आएंगे। धानी बोली, वो कैसे? मिस्टर जैसी बोले, उस बंगले में आने वाला इंसान बड़ी मुश्किल से ही रात गुजार पाता है। उसे इस शहर में लोग भूतिया बंगला कहते हैं। तभी तो ऐसी लोकेशन पर होते हुए भी आपको इतने सस्ते में मिल गया। आपको कुछ अजीब नहीं लगा? विमल बोला, नहीं, मैं तो अभी अभी दूसरे शहर से आया हूँ। मुझे इस बंगले के बारे में कुछ भी नहीं पता था और मुझे रहने के लिए घर की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने इस बंगले को खरीद लिया। मुझे नहीं पता था कि यहाँ कोई भूत बंगला है, पर लोग इसको भूत बंगला क्यों कहते हैं? आप तो यहाँ बहुत दिनों से रहते हैं, आपको तो सब कुछ
पता होगा। मिस्टर जोशी बोले, ज़्यादा कुछ तो मुझे भी नहीं पता, पर इतना पता है कि जो इस बंगले की मालकिन थी रिद्धि माँ बहुत ही प्यारी लड़की थी, पर अपने पापा से बगावत करके उसने एक लड़के से शादी कर ली। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही रिद्धि माँ बीमार सी रहने लगी। ऐसा लगता था कि उसे कोई नशीली दवा दी जा रही हो। वो अक्सर पागलों जैसी बर्ताव करती रहती थी। हर कोई देखकर उसे हैरान था कि इतनी सुशील लड़की अचानक से पागलपन के दौरे क्यों पड़ रहे हैं। फिर कुछ दिन बाद ही वो शहर से गायब हो गई और इस बंगले में भी फिर कभी लौट के नहीं आई। कुछ दिनों बाद उसका पति आया और साथ में एक औरत भी थी। उन लोगों ने बंगले को बेचने की तलाश शुरू कर दी। कई लोगों ने इस बंगले को खरीदने की कोशिश की और खरीद भी लिया, लेकिन कोई 1-2 रात से ज़्यादा इस बंगले में नहीं रह पाया। धीरे धीरे लोगों ने इस बंगले को भूतिया बंगला कहना शुरू कर दिया। सच्चाई क्या है किसी को नहीं पता, पर तब से लोग इस बंगले की तरफ जाना भी नहीं चाहते हैं। कल मैडम को मैंने देखा इस बंगले से निकलते हुए, तो मैंने यूं ही पूछ लिया था। मुझे लगा शायद आप लोग रेंट पर रहने के लिए आए हैं, लेकिन पता चला कि नहीं, आपने तो बंगला खरीद लिया है। फिर मैं आप लोगों की खैरियत की ईश्वर से दुआ करने लगा। पंडित जी कहते हैं, चलो हमें एक ऐसी पूजा करनी है जिसमें आत्मा को बुलाया जाता है और उससे खुद ही पूछा जाए कि उसके साथ क्या हुआ है और वो यहाँ क्यों रह रही है। बिमल बोला, इसमें कोई खतरा तो नहीं होगा पंडित जी। पंडित जी बोले, अगर आत्मा अच्छी होगी तो वापस चली जाएगी, अगर बुरी होगी तो फिर कभी वापस नहीं जाना चाहेगी और तब तक जब तक इस धरती पर रहना चाहेगी। मिस्टर जैसी बोले, पंडित जी वैसे भी यहाँ आसपास के लोग डरते रहते हैं। अगर इस पूजा से कोई हल निकलता है तो हमें इस पूजा को जरूर करना होगा। हम तो यही कहेंगे कि आप पूजा कीजिए, पता तो चले कि वो आत्मा हमसे चाहती क्या है। वैसे भी आसपास के लोग शाम होते ही अपने घरों में दुबक जाते हैं और डरे डरे फिरते हैं। इस तरह से डर डर के जीने से अच्छा है कि हम सब डटकर उसका सामना करें, पता तो चले कि क्या चाहती है। पंडित जी बोले, तो ठीक है, कल सुबह ही आप लोग पूजा की सारी विधि तैयार करें। नहा धोकर उसी बंगले में पूजा शुरू की जाएगी। आप सारे पड़ोसी भी वहां पर आ जाइएगा, शायद किसी को पता हो उनके बारे में। दूसरे दिन सभी लोग वैसे ही करते हैं। सभी लोग आकर वहां बने बैठक के आसन पर बैठ जाते हैं और आत्मा बुलाने की पूजा शुरू हो जाती है। थोड़ी ही देर में आत्मा के लिए बैठने के लिए बनी बोंदी पर आकर आत्मा बैठ जाती है। सभी ये देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि वहाँ कोई और नहीं बल्कि इस बंगले की मालकिन रिद्धि माँ है, जिसे अब तक लोग गायब हुआ समझ रहे थे। वह इस बंगले में भूत बनकर रहती है और सब लोगों को परेशान करती है। पंडित जी पूछते हैं, क्यों तुम इस बंगले में आत्मा बनकर रह रही हो? क्या चाहती हो? तुम क्यों सब लोगों को परेशान करती रहती हो? आत्मा गुस्से में हो जाती है और कहती है, मैंने किसी को परेशान नहीं किया, मैं उस इंसान को ढूंढ रही हूँ जिसने मेरी हत्या की थी। जब तक वो मुझे मिल नहीं जाता मेरी आत्मा संतुष्ट नहीं होगी, मेरी आत्मा ऐसे ही भटकती रहेगी। पंडित जी बोले, बताओ हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? आत्मा बोली, मेरे पति को बुलाओ किसी भी हाल में, कुछ भी बहाना करके, शायद उन्हें पता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। पंडित जी बोले, ठीक है, तुम शांत रहो, शांत हो जाओ, हम कुछ भी बहाना करके तुम्हारे पति को बुलाएंगे और तब तुम्हें भी बुलाएंगे, आमना सामना करेंगे, पता चल ही जाएगा कि क्या हुआ था तुम्हारे साथ। आत्मा शांत हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। पंडित जी बिमल से कहते हैं कि प्रॉपर्टी के कागज में कुछ भी गड़बड़ी बताकर तुम आत्मा के पति को बुलाओ। उसी से पता करते हैं कि उसने अपनी को ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की
और उसकी पत्नी अगर मर चुकी थी तो उसने किसी को बताया क्यों नहीं। बिमल रात को ही आनंद को फ़ोन लगाता है और कहता है कि घर के पेपर में कुछ गड़बड़ी है तो आप कल ही आकर ठीक करवा दीजिए। आनंद पूछते हैं कि आप कहाँ मिलेंगे। बिमल कहता है मैं घर पर ही रहूँगा, तुम वहीं पर ही आ जाना। सुबह उठकर पंडित जी जल्दी जल्दी पूजा की तैयारी शुरू करते हैं। थोड़ी देर में आनंद भी वहाँ पर आ जाता है। फिर बिमल को फ़ोन लगाकर कहता है आप कहाँ हैं। बिमल कहता है मैं बंगले पर ही हूँ, आप अंदर आ जाइए। आनंद अंदर आता है तो बिमल उसे सीधा पूजा जहाँ बैठी है वहीं पर ले जाता है। आनंद वहाँ इतने सारे लोगों को बैठा देखता है तो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर पंडित जी कहते हैं बैठ जाइए आप यहाँ पर, यहाँ से हिलने की कोशिश मत कीजिएगा नहीं तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। क्या आप जानते थे कि आपकी पत्नी मर चुकी है। आनंद कहते हैं हाँ मुझे पता था कि रिद्धिमा मर चुकी है, इसलिए मैंने इस बंगले को बेच दिया। पंडित जी इशारा करते हैं तो बिमल आनंद को पास में बैठने के स्थान पर बैठा देता है। तभी पंडित जी आवाहन करते हैं तो रिद्धिमा का साया भी आकर सामने बैठ जाता है। रिद्धिमा की साय को देखकर आनंद भागने की कोशिश करता है तो पंडित जी उसके ऊपर अभिमंत्रित जल छिड़क देते हैं, जिसकी वजह से वो सम्मोहन की स्थिति में आ जाता है और आकर फिर से पूजा की वेदी पर बने स्थान पर बैठ जाता है। पंडित जी रिद्धिमा की आत्मा से कहते हैं कि अब तुम जो भी पूछना चाहती हो अपने पति से पूछ सकती हो। रिद्धिमा पूछती है आनंद क्या आपको पता था कि मैं मर चुकी हूँ। आनंद बोलता है हाँ मुझे पता था कि तुम मर चुकी हो। रिद्धिमा बोली तुम्हें कैसे पता चला कि मैं मर चुकी हूँ। आनंद बोला इसलिए कि जिन लोगों ने तुम्हें मारा उन्हें मैंने ही भेजा था। मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता था, मैंने तो तुम्हारी प्रॉपर्टी के लिए तुमसे शादी की थी, पर तुम अपने पापा से बगावत करके सारी प्रॉपर्टी छोड़कर मेरे पास आ गई। मेरे पास सिवाय इस बंगले के कुछ भी नहीं था, वो भी तुम्हारे नाम पर था। अब मैं तुम्हारे साथ और जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता था, इसलिए मैंने कुछ गुंडे भेजकर तुम्हें मरवा दिया। आनंद आगे बोलता है मैंने ही उन गुंडों से कहा था कि तुम्हें उस बंगले में दीवार में बनवाकर चुनवा दें, ताकि ना तुम्हारी कहीं लाश मिले ना तुम्हारा गायब होने की कोई खबर। पर मुझे क्या पता था कि इस तरह तुम आत्मा के रूप में भटकती नजर आ जाओगी। मैंने बहुत सारे लोगों से इस बंगले को बेचने की कोशिश की, पर तुमने सबको डराकर भगा दिया। उसी समय बिमल डीलर से मिलने गया था मकान किराए पर लेने। मैंने बिमल और डीलर की बात सुन ली थी। मैंने जानबूझकर बंगले का दाम सस्ता कर दिया ताकि बिमल को सस्ते बंगले के बारे में पता चल जाए और वो बंगला खरीद ले। मैंने जैसा सोचा था वही हुआ। बिमल ने सस्ता समझकर ये बंगला खरीद लिया और मुझे मेरे पैसे मिल गए। रिद्धिमा आनंद के मुंह से अपने लिए ऐसी बात सुनती है तो क्रोधित हो जाती है और उसके निर्जीव शरीर को उठाकर उछालने लगती है। ये देखकर सभी लोग भयभीत हो जाते हैं। पंडित जी रिद्धिमा की आत्मा को शांत कराते हैं और कहते हैं इसे मारकर तुम्हें कुछ नहीं हासिल होगा, हम इसे पुलिस में पकड़वा देते हैं, इसके साथ जो करना होगा वो पुलिस करेगी। रिद्धिमा कहती है नहीं, जिसने मेरी जिंदगी की वैल्यू नहीं समझी उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। मैंने तो इससे सच्चा प्यार किया था, पर इसने मेरी दौलत के लिए मुझे प्यार किया था। मेरे पापा ने कितना मुझे समझाया, पर मैं इसके प्यार में अंधी हो गई थी। इसके साथ अपने जीवन में आगे बढ़ गई, पर नहीं पता था कि जिसके लिए मैं अपनों को ठुकरा रही हूँ वही मेरे साथ ऐसा करेगा। इसकी गलती की सजा मुझे इसे खुद ही देनी पड़ेगी। और वो आनंद को पटक पटक कर मार डालती है। पंडित जी कहते हैं अब तो तुम्हारा बदला पूरा हो गया ना, अब जाओ, मुक्त हो जाओ। धरती की मोह माया और बंधन को छोड़कर अपने मृत्यु लोक में वापस लौट जाओ और इस घर को छोड़ दो और यहाँ के रहने वाले लोगों को भी बख्श दो।
रिद्धिमा की आत्मा वहाँ से निकल जाती है और हवा में विलीन हो जाती है। पंडित जी कहते हैं अब ये बंगला और आसपास का एरिया रिद्धिमा के साय से भी दूर हो चुका है। आप लोग अपनी जिंदगी आराम से बिता सकते हैं, किसी डर भय के बिना। हर सभी को अपनी जिंदगी जीने का पूरा अधिकार है। हम किसी लालच में आकर किसी और की जिंदगी क्यों बर्बाद करें। जैसे कर्म करोगे वैसा तो फल मिलेगा ही। आनंद ने जैसा किया उसको वैसी सजा मिली। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। कहानी आप लोगों को कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।